अमेरिका इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने अपने नए सेना प्रमुख की घोषणा कर दी है। ईरान के नए सेना प्रमुख होंगे ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। ईरान में ये ऐसा ताकतवर पद है जिस पर हर समय मौत का खतरा मंडराता रहता है। वाहिदी ने ऐसे समय में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कमान संभाली है, जब उनका देश अमेरिका और इजराइल के संयुक्त युद्ध का सामना कर रहा है। इस युद्ध में 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई ईरानी शहर तबाह हो चुके हैं और देश के कई बड़े सैन्य नेताओं की हत्या कर दी गई है। वाहिदी पर हमेशा जान का खतरा मंडराता रहेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस पद पर इजराइल और अमेरिका दोनों की खास नज़र रहती है। इससे पहले IRGC की खास यूनिट कुद्स फोर्स के लंबे समय तक कमांडर रहे कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ था। वहीं IRGC के हालिया प्रमुख मोहम्मद पाकपुर भी 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमलों की शुरुआत में मारे गए थे। पाकपुर को तब नियुक्त किया गया था जब इजराइल ने जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के दौरान उनके पूर्ववर्ती हुसैन सलामी की हत्या कर दी थी। यानी IRGC के शीर्ष पद पर लगातार हो रहे इन बदलावों से साफ है कि ईरान की सेना के इस सबसे ताकतवर पद से कितना बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। अब वाहिदी के सामने एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कभी सुलेमानी जैसे बड़े नेताओं के पास भी नहीं थी, यानी एक बड़े युद्ध में ईरान की सेना की अग्रिम कमान संभालना। अब जान लेते हैं कि ब्रिगेडियर अहमद वाहिदी हैं कौन। IRGC का प्रमुख बनने से पहले वाहिदी IRGC के डिप्टी चीफ थे। उनकी नियुक्ति पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने की थी, जिनकी 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमले में मौत हो गई थी। उससे पहले वाहिदी ईरान की सेना के उप प्रमुख थे। वाहिदी IRGC बनने के शुरुआती दौर से ही इस संगठन का हिस्सा रहे हैं। 1980 के दशक में उन्होंने खुफिया और सैन्य क्षेत्र में कई अहम पदों पर काम करते हुए तेजी से तरक्की की। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने 1988 से 1997 तक कुद फोर्स की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी कासिम सुलेमानी को सौंप दी थी, जिन्होंने 1998 में कमान संभाली और मध्य पूर्व में ईरान का प्रभाव बढ़ाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। सुलेमानी की 2020 में हत्या कर दी गई थी, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। वाहिदी सार्वजनिक रूप से इस्लामी क्रांति के सिद्धांतों और उद्देश्यों को बनाए रखने की कसम खाते दिखाई देते हैं। दिसंबर में IRGC का डिप्टी चीफ बनने के बाद उन्होंने कहा था कि इस्लामी क्रांति की रक्षा करना दुनिया के सबसे बड़े गुणों में से एक है और इस्लामी व्यवस्था का विरोध करना सबसे बड़ा पाप है। 2025 में प्रेस टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ पर कहा था कि ये क्रांति एक रोशनी की चमक थी जिसने क्षेत्र और दुनिया के इतिहास और भाग्य को बदल दिया। हालांकि जब तेहरान के रणनीतिक हितों की बात आती है तो व्यवहारिक रवैया भी अपनाते हैं। 1980 के दशक के बीच में उन्होंने कथित तौर पर ईरानी प्रतिनिधियों और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रशासन से जुड़े लोगों के बीच गुप्त संपर्कों में हिस्सा लिया था। ये संपर्क बाद में सामने आए ईरान कॉन्ट्रा कांड से जुड़े थे, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने गुप्त रूप से ईरान को हथियारों की आपूर्ति की थी। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट के ईरान विशेषज्ञ अली अल्फोनोह ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि इन संपर्कों की वजह से ही वाहिदी अमेरिका और इजराइल के बारे में अंदर तक जानकारी रखने वाले व्यक्ति बन गए। वाहिदी को लेकर कहा जाता है कि अपने दो पूर्ववर्तियों के विपरीत वो सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने राजनीति में भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद वे दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार में गृह मंत्री बनाए गए और 2024 में इस पद से हटे। जानकारों के मुताबिक वाहिदी एक कुशल प्रशासक हैं और उनका अनुभव उन्हें युद्ध के समय एक अहम नेता बनाता है, क्योंकि IRGC केवल एक सैन्य संगठन नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक सुरक्षा ढांचा भी है। हालांकि उनके करियर के साथ कई आरोप भी जुड़े हैं। 2000 के दशक के अंत में अर्जेंटीना के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ये 1994 में ब्यूनस आयर्स में यहूदी समुदाय केंद्र AMIA पर हुए बम विस्फोट में कथित भूमिका को लेकर था, जिसमें 85 लोग मारे गए थे। ईरान ने इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया था और अपने विदेश मंत्रालय के जरिए इंटरपोल नोटिस को बेबुनियाद बताया था।
इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर ईरान की कड़ी कार्रवाई को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाए थे। अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी जब उन्हें अपने सर को पूरी तरह न ढकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब जान लेते हैं कि IRGC पर वाहिदी का क्या असर होगा। दिसंबर में जब सुप्रीम लीडर खामनेई ने उन्हें IRGC का डिप्टी चीफ बनाया था, तब उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी ईरान की सेना को अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले के लिए तैयार करना था। विश्लेषकों के मुताबिक सरकार और सुरक्षा संस्थानों में उनके लंबे अनुभव की वजह से राज्य के भीतर उनका व्यापक प्रभाव है। ये इस समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के कई वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। ऐसे वक्त में वाहिदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद भी संस्थागत निरंतरता बनाए रखने में सक्षम हैं और सैनिकों को कठिन सैन्य हालात के बावजूद लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकने में भी, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक का अस्तित्व IRGC पर निर्भर है। ये संगठन ऐसे ही समय के लिए बनाया गया था। इस हमले के खिलाफ लड़ने और बचने की उनकी क्षमता पर ही इस्लामिक रिपब्लिक का भविष्य निर्भर करता है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत।